Hello everyone, welcome back to our YouTube channel and our new lecture series CGPSC Tech for ACF presented by Bright Benches Academy। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं स्क्रीन में कि आज से हम बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा बायोलॉजी का। चलिए देख लेते हैं कि आज हम अपने इस लेक्चर में कौन-कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं और डियर व्यूअर्स इस लेक्चर को डेफिनेटली एंड तक देखिए क्योंकि हम बायोलॉजी का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करने वाले हैं तो यहाँ पर हम जो लेवल है वो थोड़ा सा हायर रखेंगे। इट मीन्स व्हाट कि आपके जो सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वो क्लास 10th SCRT का टॉपिक है, यानी कि छत्तीसगढ़ बोर्ड का स्टेट बोर्ड का टॉपिक है। लेकिन क्वेश्चंस का अगर हम लेवल देखें तो वो 11-12 के लेवल को टच कर जाता है। ठीक, तो इस वजह से मैंने जो भी प्रिपरेशन की है सारे टॉपिक्स की रिगार्डिंग वो मैंने थोड़ा सा 11-12 को टच करते हुए किया है। जो भी प्रिपरेशन की है मैंने, और ये जो लेक्चर में भी आप 11-12 को थोड़ा सा टच कर आएंगे। तो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि आपका बायोलॉजी वाला पार्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जैसे मैक्सिमम अगर हम देखें तो इंजीनियर्स जो होते हैं वो इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक, क्योंकि बीइंग एन इंजीनियर आई कैन अंडरस्टैंड। तो इस वजह से आपको बायोलॉजी में थोड़ा ज्यादा फोकस डालना होगा और इस पूरे पार्ट से यानी कि पार्ट 3 से आपको 22 क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इट इज अ ह्यूज नंबर। ओके, तो पहले तो आज हम जिन टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं उन्हें देख लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन की, कि न्यूट्रिशन क्या होता है हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि आपके सिलेबस में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है एनिमल न्यूट्रिशन। ठीक, लेकिन वहां पर आपको जब आप हेट्रोट्रॉफिक के बाद जब आप देखेंगे तो वहां पर आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी दिखाई देगा, जो कि किस में कैरी आउट होता है, प्लांट्स में कैरी आउट होता है। ठीक, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे। उसके बाद आप दो चार टॉपिक छोड़ने के बाद आपको वहां पर फोटोसिंथेसिस दिखाई देगा। अब चूंकि ऑटोट्रॉफिक मोड जो होता है प्लांट्स का न्यूट्रिशन यानी कि खाना बनाने का जो तरीका होता है उसे हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। आगे जो लेक्चर है वो हिंदी में भी है, तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे हैं ये सोच के लेक्चर स्किप मत कीजिएगा कि लेक्चर इंग्लिश में है। नहीं, मैंने जो लेक्चर है वो हिंदी में भी प्रिपेयर किया हुआ है। ठीक, तो आप जो है इस लेक्चर के एंड तक बने रहें। ठीक, तो अब जो प्लांट्स का जो प्रोसेस होता है खाना बनाने का वो होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो मैंने सोचा कि हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और उस टॉपिक को भी यहीं कवर कर लेते हैं, ताकि जो आपका बायोलॉजी का पार्ट है उसमें मेजर पार्ट जो है वो हम कवर कर ले। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम नियरली अबाउट 40 to 50 क्वेश्चंस जो है एमसीक्यूज वो इन सारे टॉपिक से हम ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो जिससे क्या हो जाएगा कि इस टॉपिक के लिए आपका जो पार्ट है वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपका कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आफ्टर सॉल्विंग 40 to 50 एमसीक्यूज ऑन दीज टॉपिक्स। ओके, ठीक, तो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड आपके जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वो एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस, फिर हम देखेंगे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये थोड़े हायर, मतलब मैं 11-12 ले जाकर आपको टच करके आएंगे हम लोग, क्योंकि क्वेश्चंस के जो लेवल है वो थोड़ा हायर लेवल तक का पूछता है। और जिसको भी कंफ्यूजन होगा लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में, आई बेट यू कि आज का जो लेक्चर होने वाला है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड आई एश्योर यू कि आपको इस लेक्चर का एक एक पॉइंट जो है वो एकदम से याद हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझाने वाली हूँ। और बस ये है कि आप एंड तक जरूर बने रहें, आपके जो सारे बेस हैं, सारे कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए आज के हम अपने इस लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो सबसे पहले ये समझते हैं डियर व्यूअर्स कि न्यूट्रिशन क्या होता है। अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं, या न्यूट्रिशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, पोषण। पोषण का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम अपनी लाइफ में जितने भी प्रोसेस टेक प्लेस करते हैं, मतलब सुबह उठने से लेके रात तक हम जितना भी प्रोसेस हमारी डेली लाइफ में चल रही होती है, लाइफ प्रोसेस को अच्छे से कंटिन्यू रखने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, न्यूट्रिशन की।
अब लाइफ प्रोसेस के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 4 पार्ट्स आते हैं। एक तो होता है हमारा न्यूट्रिशन, फिर होता है हमारा रेस्पिरेशन, फिर होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन और फिर होता है एक्सक्रीशन। तो ये जो चारों पार्ट को मिला के हम एक कंबाइन किस नाम से जानते हैं? लाइफ प्रोसेस के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर कोई लाइफ वहां पर एग्जिस्ट कर रही है, चाहे वो पौधे की बात हो, चाहे बैक्टीरिया की बात हो, चाहे किसी की भी बात हो जिसमें लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो इन सारे प्रोसेस को जो है वो फॉलो करेगा। दैट इज योर व्हाट। और इन सारे प्रोसेस को कैरी ऑन करने के लिए, अच्छे से हमें इस प्रोसेस को जीने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड। वो प्रोसेस जिससे कोई ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? फूड इनटेक करता है। क्योंकि अगर आपको अपनी डेली लाइफ में इन सारे प्रोसेस का पालन करना है तो उसके लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी। ठीक, तो द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड, और उस फूड का इस्तेमाल करता है एनर्जी के रूप में एंड यूटिलाइजेस इट, इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव भोजन ग्रहण करता है और उसका उपयोग करता है, वही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अब यहाँ पर क्या बात आती है कि हम जो फूड है वो इनटेक तो कर रहे हैं, फूड इनटेक करने की वजह से हमें अच्छे से एनर्जी भी मिल रही है, प्रॉपर एनर्जी भी मिल रही है, और उस एनर्जी को जब भी हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो एनर्जी वहां पर यूटिलाइज हो जा रही है। इसी को ही हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमें न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों पड़ती है? तो ये इसकी भी पीछे की वजह क्या है कि हमें एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम अपने डेली लाइफ को कैसे जिएंगे? हम जो भी काम कर रहे हैं वो काम हम कैसे कर पाएंगे? राइट, तो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर नीड फॉर न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण की आवश्यकता। ठीक, ऑर्गेनिजम्स नीड द एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। डेफिनेटली हम अपनी लाइफ में जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? न्यूट्रिएंट से मिलती है। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? न्यूट्रिएंट्स की। ठीक, ऊर्जा की आपूर्ति कौन करता है? पोषक तत्वों द्वारा होती है। ठीक, तो ऑर्गेनिज्म नीड्स वेरियस रॉ मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। तो अगर हमारे जैसे अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी है तो कुछ सालों बाद वो बड़ा होगा, ठीक, फिर बड़ा होगा, तो ये उसके में जो ग्रोथ प्रोसीजर है वो किसकी वजह से चल रही है? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्यों? क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। अब वो जो न्यूट्रिएंट्स उसको कहाँ से मिल रहे हैं? रॉ मटेरियल से। अब ये रॉ मटेरियल्स या न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ठीक, अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स बेसिकली क्या होते हैं? जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सारे आपके क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। यही सारे आपके क्या है? पोषक तत्व हैं। अगर हम कोई भी चीज इनटेक करते हैं, ठीक, कोई भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं, तो हर फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा, फैट होगा, ठीक, प्रोटीन होगा, बट सबकी जो मात्रा होगी वो कम ज्यादा होगी। ठीक, तो अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स बेसिकली विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन, जो हमें न्यूट्रिशन देता है उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, फैट्स हो सकते हैं। ठीक, तो इन मतलब हमारी बॉडी को ग्रोथ में, हमारी बॉडी की ग्रोथ में जिसका सबसे ज्यादा योगदान होता है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स को हम क्या कहते हैं? मेन न्यूट्रिएंट्स कहते हैं या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक, वो न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी बॉडी को जीने में मदद करता है। ठीक, सारी एनर्जी हमें जिसके द्वारा मिलती है, जिससे हम अपना डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स को हम क्या कहते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक, फिर मिनरल्स और विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसको बहुत ही इजी एग्जांपल से समझिए, जैसे कि कोई एक गरीब व्यक्ति है, ठीक,
तो वो ये नहीं देखेगा अपने खाने में कि उसके पास विटामिन्स कितना है, मिनरल्स कितना है, वो तो सिर्फ ये देखेगा कि उसको पेट भर खाना मिल जाए। और फिर वो नेक्स्ट डे अगर कि हम किसी मजदूर की बात करें तो वो सिर्फ ये चाहेगा कि उसकी थाली में खाना हो और फिर वो उसको नेक्स्ट डे काम करने के लिए एनर्जी मिले। ठीक। लेकिन वहीं अगर हम किसी एक्ट्रेस या एक्टर की बात करते हैं तो उनकी प्लेट में जो खाना होता है तो वो ये सोचते हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स और विटामिन्स मिले, क्योंकि मिनरल्स और विटामिन्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो आपकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं, है ना, आपके स्किन को अच्छा करते हैं, आपके बाल और नाखूनों पे ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो एक्टर और एक्ट्रेस उन बातों पे ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि उन्हें क्या करना है, उनको खूबसूरत रहना है, ज्यादा यंग लगना है, इस वजह से। लेकिन वहीं अगर हम किसी गरीब मजदूर की बात करें तो वो ये नहीं देखेगा कि उसके भोजन में कितना विटामिन है, कितना मिनरल्स है, उसको तो बस पेट भरने के लिए भोजन चाहिए। तो इस वजह से हम जो नॉर्मल खाना खाते हैं उसमें मेजर अमाउंट में यानी कि मेन न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ओके। तो और वही उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को हम क्या कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है, अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको कार्बोहाइड्रेट दिखाई दे रहा है, प्रोटीन दिखाई दे रहा है, फैट दिखाई दे रहा है, विटामिन, मिनरल और वाटर। इन सभी के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, न्यूट्रिशन बनता है। इन सभी के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, न्यूट्रिशन बनता है। ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की। अगर मैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं तो इसमें हम दो मोड्स देखेंगे। एक तो होता है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ कि जैसा कि आपको पता होगा कि इस संसार में भिन्न भिन्न तरह के प्राणी जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक। तो हर जो प्राणी है, हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका फूड इनटेक करने का तरीका जो है वो अलग अलग होगा। फूड इनटेक, अब वो जो फूड इनटेक कर रहे हैं उनको वो फूड कहाँ से मिल रहे हैं, वो स्रोत कौन सा है, वो सोर्स कौन सा है जहां से उनको फूड मिल रहा है। अब वो फूड लेकर वो किस तरीके से उसको इनटेक कर रहे हैं और फिर किस तरीके से उस फूड को अपनी डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए यूज कर रहे हैं, यही सब बातें हम पढ़ते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। तो हमने क्या देखा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ऑटोट्रॉफिक जिसको हम स्वपोषी बोलते हैं और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक। ठीक। तो आज के हम अपने इस लेक्चर में पूरा बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। अब ऑटो का मतलब क्या होता है, अपने आप, जैसा हम समझते हैं ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक क्या होता है, अपने आप चलने वाला। तो ऑटो का मतलब क्या हो गया, खुद के द्वारा, अपने आप। ठीक। तो ट्रॉफिक मीन्स क्या होता है, फूड। ट्रॉफिक मीन्स क्या होता है, फूड। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ, स्वयं से, मतलब उनको अपने न्यूट्रिशन को फुलफिल करने के लिए, अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड होना नहीं पड़ता। वो अपना फूड जो है खुद ही प्रिपेयर करते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड। वो अपना फूड खुद ही बनाते हैं एंड दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इसका बेस्ट एग्जांपल कौन होगा, ग्रीन प्लांट्स हो गए, ब्लू ग्रीन अलगे हो गए। तो ये क्या फॉलो करते हैं, दे फॉलो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक। The organisms which carry out autotrophic nutrition are called autotrophs। और जो ऑर्गेनिज्म इस मोड को फॉलो करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। एंड डेफिनेटली ऑल ग्रीन प्लांट्स आर नोन टू बी एज ऑटोट्रॉफ्स। हम सारे ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे। अब हम मोटा मोटा ये देख लेते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, किस सिद्धांत पे ये वर्क करते हैं। तो क्या होता है, ऑटोट्रॉफ बेसिकली क्या करते हैं, वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी में वो कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब क्या हुआ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं या कार्बन से ही डिराइव किए हुए कंपाउंड्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक। ठीक।
तो ये क्या करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे सपोज ये क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को इन्होंने लिया और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, C6H12O6। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन प्रेजेंट है, तो इस वजह से ये क्या हो गया, एकदम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल हो गया। लेकिन जब आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी कि C6H12O6 का, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएगा, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन के साथ काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएगा। तो इस वजह से उसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी में। ठीक, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। ठीक, तो उसको एक जटिल जो है उसने कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से कोई भी ऑटोट्रॉफ जो है वो काम करता है। ये जो रिएक्शन है हम ब्रीफली आगे लेक्चर में देखेंगे। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि लेक्चर के एंड तक बने रहें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और आज जो मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाने वाली हूँ लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का, मैं आपको आई बेट यू कि आप इस टॉपिक से आया हुआ कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि लाइट रिएक्शन क्या होता है और डार्क रिएक्शन क्या होता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, इट इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल है, वो लेते हैं और उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो बेसिकली जो उनका सबसे बेसिक कंपोनेंट होता है जो ऑटोट्रॉफ्स इनटेक करते हैं, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये बहुत ही सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं और वो उनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल इज द पिगमेंट, क्लोरोफिल वो पिगमेंट होता है जो कि किसी भी प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड कर देता है। ठीक, इट इज द ग्रीन सब्सटेंस दैट इज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन द प्लांट्स। और ये क्या करता है, वो प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ठीक, तो कोई भी ऑटोट्रॉफ्स कैसे अपना न्यूट्रिशन प्रोसेस को फुलफिल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में वो उसको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। और इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। चलिए इसको हम ब्रीफली वैसे आगे देखेंगे, क्योंकि अभी तो यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक पढ़ा है, जो कि क्लास 6 के बच्चे को भी पता होता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का टर्म पहली बार कब आया, किस साइंटिस्ट ने इस टर्म को इजाद किया, कैसे पता चला कि प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व थे, इन सभी बातों को हम अभी आगे लेक्चर में देखेंगे। ठीक, तो इस रिएक्शन को यहाँ पर देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू गिव व्हाट, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। ठीक, बाकी ये जो 6 और 12 है वो हमने इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है ये हम आगे लेक्चर में ब्रीफली देखेंगे। ठीक, तो ये आपको हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट्स है वो एक बार इसको रीड कर लें। ठीक, अब बात आती है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको पता है कि पूरे प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, तो अब ऐसा तो नहीं कि रूट में भी हो रहा है, स्टेम में भी हो रहा है, फ्लावर में भी हो रहा है, फ्रूट में भी हो रहा है, नहीं। फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है, सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो कहाँ पर टेक प्लेस करता है, क्लोरोप्लास्ट में, इन द लीफ। लीफ में एक एरिया होता है क्लोरोप्लास्ट, वहां पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस कर रही होती है। इसको भी हम आगे जो है डायग्राम में बहुत ही ब्रीफली देखेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही बेसिक है। यहाँ पर देखिए बेसिक फोटोसिंथेसिस है, ये लाइट एनर्जी इसको यहाँ से मिल रही है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो कि हम एक्सहेल करते हैं,
तो नेचर से, एटमॉस्फेयर से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनटेक कर रहा है, रूट्स के थ्रू वो वाटर ले रहा है और यहाँ से फिर वो जो है ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर दे रहा है। ठीक, तो ये प्रोसेस क्या है, आपका बेसिक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है और इसे ही हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्लांट को फूड किस तरीके से मिल रहा है वो हम अब देखते हैं। चलिए, अब जो है लेक्चर जो है वो अच्छे से मूल रूप से स्टार्ट हो रहा है, जिसे हम लेक्चर की तरह पढ़ेंगे। ठीक, तो अब हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं तो यहाँ पर ये जो टर्म है फोटो, ये रिलेट करता है, ये डिनोट करता है किसको, लाइट को। फोटो वर्ड जो है वो किसको बताता है, लाइट को बताता है। और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, बनाना। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, बनाना। ठीक, तो फोटो मतलब क्या हुआ, लाइट, और सिंथेसिस मतलब क्या हुआ, बनाना। ठीक, तो अब हमने क्या देखा कि प्लांट्स जो हैं वो क्या होते हैं, प्लांट्स हमेशा क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। प्लांट्स किसको फॉलो करते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो अब ये जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये क्या करते हैं, फिजिको केमिकल प्रोसेस टेक प्लेस करते हैं। कौन सा प्रोसेस टेक प्लेस करते हैं, फिजिको केमिकल। फिजिको केमिकल का मतलब क्या हुआ कि फिजिकली भी वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उसे फिजिकली काम करने की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, केमिकल में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। यानी कि फिजिकल प्लस केमिकल, यहाँ पर दोनों ही काम आएंगे। मतलब प्लांट जो है वो फिजिकली भी मेहनत कर रहा है और किस तरीके से वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है, इसे ही हम क्या कहते हैं, फिजिको केमिकल। इट मीन्स व्हाट, फिजिकल प्लस केमिकल। तो अब यहाँ पर फिजिकल प्लस केमिकल कैसे हो रहा है, जैसे कि लाइट है। ठीक, लाइट को हमने क्या बोला, लाइट ही क्या होता है, फोटो। फोटो को ही हम क्या कहते हैं, इट मीन्स लाइट। तो अब लाइट के प्रेजेंस में जो वाटर है, हमने देखा था ना कि सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल की रूप में प्लांट क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वाटर लेता है। जैसे ही ये वाटर किसके प्रेजेंस में आया, लाइट के प्रेजेंस में आया, तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है किस में, H प्लस में और ऑक्सीजन में। ठीक, जैसे ही ये वाटर लाइट के प्रेजेंस में आया, वो कैसे ब्रेक डाउन हो गया, H प्लस में और ऑक्सीजन में। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोलिसिस कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोलिसिस। फोटो का मतलब क्या हुआ, लाइट, और लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, टूट जाना। लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन या टूट जाना। ठीक, तो अब देखिए क्या हो रहा है कि ये लाइट है, ठीक है, तो लाइट यानी कि सनलाइट, तो फोटो के प्रेजेंस में आया वाटर जो है वो किस में ब्रेक डाउन हो गया, H पॉजिटिव में और ऑक्सीजन में। इसे ही हमने क्या कहा, फोटोलिसिस कहा, मतलब लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाना। ठीक, अब इसके जैसे ही ये ब्रेक डाउन हुआ किसमें, H2O जो है वो किसमें ब्रेक डाउन हुआ, H पॉजिटिव में और ऑक्सीजन में। तो इससे हमें क्या मिलेगा, जैसे फोटोलिसिस होने के बाद हमें क्या मिला, एज अ रिजल्ट हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले। एज अ रिजल्ट हमें क्या मिला, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जो कि कार्बन से जो कंपाउंड्स बनते हैं या कार्बन डेरिवेटिव कंपाउंड्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमें पता चल गया, फोटोलिसिस हुआ किसका, वाटर का, और फिर जब वाटर ब्रेक डाउन हुआ तो हमें एज अ रिजल्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला। अब यहाँ पर ये जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, इसका होने का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हो रही है ये फोटोसिंथेसिस। एक तो हमें पता है कि किससे हो रहा है, प्राइमरी, सबसे पहला रीजन क्या है, फोटोसिंथेसिस क्यों हो रहा है, बिकॉज इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। हमें फूड जो है, जो मेजर सोर्स है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस है। तो प्राइमरी सोर्स क्या है, दैट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ। ठीक है, पूरे अर्थ में जो कि फूड का प्राइमरी सोर्स है वो क्या है,
फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस फोटोसिंथेसिस का क्या हुआ? प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। ठीक, अब सेकेंड क्या इंपॉर्टेंस है इसका कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। डेफिनेटली हम ये जो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं ये हमें कहाँ से मिल रही है? बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्योंकि प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहे होते हैं तब वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एज द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट वो रिलीज कर देते हैं। तो ये दो मेजर इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की। पहला तो कि प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड इस पूरे अर्थ में, जो कि फूड का प्राइमरी सोर्स है, वो क्या है? फोटोसिंथेसिस। और दूसरा क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, अब क्या होता है? अब हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो हो रही है वो क्या कर रहा है? लाइट को किसमें, लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? केमिकल एनर्जी में। तभी तो हमने देखा ना कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वो किसमें कन्वर्ट हुआ? फोटोलिसिस हुआ, और फोटोलिसिस होने के बाद वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और केमिकल रिएक्शन होने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए होती है? केमिकल एनर्जी। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या हो रहा है? लाइट एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जा रही है? केमिकल एनर्जी में। तो जब भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है तो उसके लिए उसको किसकी जरूरत पड़ रही है? सबसे पहले तो उसे जरूरत पड़ रही है क्लोरोफिल की। ठीक, फिर जरूरत पड़ रही है उसको लाइट की, और फिर जरूरत पड़ रही है उसको कार्बन डाइऑक्साइड की। तो जब ये तीनों आपस में मिल रहे हैं तो वो फॉर्मेशन कर रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? ग्लूकोज। दैट इज योर व्हाट? ग्लूकोज, C6H12O6। जब ये एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का तो हम इसे क्या कहते हैं? ग्लूकोज। लेकिन जब ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं ग्लूकोज के तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टार्च। तो ऐसा तो नहीं है कि जब प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल बनाएगा ग्लूकोज का, नहीं, वो क्या बनाएगा? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाएगा ग्लूकोज के, और जिसको हम कंबाइनली क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। तो प्लांट्स में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होती है? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक, फिर क्या, अगर यही बात हम एनिमल्स के फॉर्म में पूछे कि एनिमल्स में जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में, हम भी तो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स में भी, तो वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड होती है। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो एक बात हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा देखा, ये हम और जब हम एट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी हम देखेंगे। ठीक, तो प्लांट्स में जो एनर्जी होती है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड होती है, और एनिमल्स में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड होती है। ठीक, अच्छा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहाँ पर आता है वो है वेरीगेटेड लीव्स का। वेरीगेटेड लीव्स। वेरीगेटेड लीव्स का मतलब क्या होता है? जैसे आपने मनी प्लांट का अगर लीफ देखा होगा, ठीक, जैसे ये मनी प्लांट का लीफ है, तो यहाँ पर आपको कुछ पार्ट जो है वो ग्रीन नजर आएगा और कुछ पार्ट जो है वो आपको येलो नजर आएगा, है ना? तो वो किस वजह से हो रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लोरोफिल। मतलब जहां पर वो आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है वहीं पर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है वो सिर्फ ग्रीन पार्ट में हो रहा है, ना कि येलो वाले पार्ट में। येलो वाले पार्ट में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो नहीं होगा, क्योंकि वो येलो क्यों है? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल इन दैट लीफ। तो ऐसा लीफ जहां पर आपको दो कलर मिलते हैं उस लीफ को हम क्या कहते हैं? वेरीगेटेड लीफ। ठीक, चलिए अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं जो कि आपने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। जैसे सपोज, एक सेकेंड, ठीक, हमने देखा हुआ है लोअर क्लासेस में। अब आपको एक लीफ दे दिया गया, ग्रीन लीफ। ठीक, आपको एक ग्रीन लीफ प्रोवाइड किया गया और आपको एक टेस्ट ट्यूब दिया गया, एक टेस्ट ट्यूब दिया गया। ठीक, अब इस टेस्ट ट्यूब में कौन सा सोल्यूशन फिल्ड है? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है।
ठीक, एसिड बेसिस जो है वो हम अपने केमिस्ट्री वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। पीएच वाले क्वेश्चंस भी मैं आपको बहुत ही ट्रिक के साथ सॉल्व करना बताऊंगी। आप लोगों का लगातार कमेंट्स भी आ रहे थे कि नेक्स्ट लेक्चर वो जो है वो कब आएगा, तो बहुत जल्द रिलीज होने वाला है केमिस्ट्री का जो लेक्चर है। बस आप प्लीज आप पूरा सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोगों का पेपर 2 के सारे पार्ट जो है हम लोग बहुत अच्छे से कवर करवाने वाले हैं। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्लीज 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 सपोर्ट कीजिए। और मुझे आप लोगों के कमेंट से काफी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए अब बात करते हैं, वापस आते हैं लेक्चर में। तो ये जो टेस्ट ट्यूब है यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फिल्ड है। अब हमने क्या किया, ये जो लीफ थी उसको हमने हाफ डिप किया और हाफ पोर्शन जो है वो बाहर है इस टेस्ट ट्यूब के। ठीक, तो अब आप क्या देखेंगे, अब क्या ऑब्जर्व करेंगे। अब आपसे पूछा गया कि अब आप बताइए कि इस लीफ में स्टार्च कहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक, तो क्या होता है डियर व्यूअर्स कि जब आप इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जब आप ये लीफ बाहर निकालते हो तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या करेगा कि इस लीफ में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था वो उसको अपने पास जो है अट्रैक्ट कर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो था इस लीफ में प्रेजेंट था हाफ पार्ट में, वो पूरा कहाँ रह जाएगा, कार्बन हाइड्रोक्साइड के पास। ठीक, अब अब अगर हम देखें स्टार्च की बात करें तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्च क्या होता है, C6H12O6, यही आपका स्टार्च होता है। अब यहाँ पर ये जो कार्बन प्रेजेंट है वो कहाँ से आया, वो आता है कार्बन डाइऑक्साइड से। ये जो कार्बन यहाँ पर आपको मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड से। अब मैंने आपको क्या बताया कि ये जो हाफ पार्ट ऑफ लीफ में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड था वो कहाँ पर जाकर स्टिक हो गया, किसके साथ जाकर मिक्स हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जब आप टेस्ट करोगे फॉर स्टार्च के लिए तो इस वाले पोर्शन, जो पोर्शन कार्बन इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डिप था वहां पर आपको स्टार्च जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो पार्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डिप नहीं था वहां पर आपको जो स्टार्च है वो देखने को मिलेगा। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन देता है C6H12O6 में। इसका मतलब क्या हुआ कि C6H12O6 में जो कार्बन का सोर्स है वो कार्बन कहां से आया, कार्बन डाइऑक्साइड से आया। ठीक, तो आई होप यहां से आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि C6H12O6 में ये जो कार्बन है उसका सोर्स कौन है, तो उसका सोर्स कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट देखते हैं जो कि किया गया था सर जोसेफ प्रीस्टली के द्वारा। किसने किया था, जोसेफ प्रीस्टली। ठीक, जोसेफ प्रीस्टली ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उन्होंने क्या किया, यहां पर आप देख पा रहे हैं, उन्होंने क्या किया था, देखिए ये ग्लास कवर है। ठीक, माउस लिया और कैंडल लिया और इसको जो है वो क्या कर दिए, कवर कर दिए। ठीक, तो अब क्या हुआ, जैसे ही ये कैंडल बुझा थोड़ी देर बाद जो है ये जो चूहा है वो मर गया। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब यहाँ जब तक इसको ऑक्सीजन मिल रहा था तब तक ये कैंडल जो है वो अच्छे से बर्न कर रहा था, है ना, अच्छे से जल रहा था। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुआ तो ये जो चूहा है वो भी मर गया। वो इस वजह से क्योंकि दोनों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, चूहे को सांस लेने के लिए और इसको जलने के लिए। तो ज्यादा टाइम नहीं लगा, जो ऑक्सीजन इसके अंदर प्रेजेंट था वो यूज हो गया, है ना। तो यहाँ पर ये जो है कैंडल भी बुझ गया और चूहा भी बुझ गया राइट, मतलब चूहा भी मर गया। अच्छा, और एक बात,
जोसेफ प्रीस्टली ने ये एक्सपेरिमेंट 1770 में किया था, ठीक, 1770 में किया था, और 1774 में इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की। 1774 में इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हम केमिस्ट्री में डील करेंगे इसके बारे में जब हम नॉन मेटल्स वाला पार्ट पढ़ रहे होंगे। तो जोसेफ प्रीस्टली वाज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774, ठीक। तो अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पर अब एक उन्होंने नया सेटअप लगाया, नया चूहा लेकर आए और यहाँ पर मिंट का पौधा लगा दिया उन्होंने, यहाँ पर मिंट का पौधा रख दिया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहा था, कौन, ये चूहा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहा था, ठीक। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले रहा था, प्लांट, यहाँ पे जो मिंट का प्लांट है। अब ये प्लांट क्या कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा था, लाइट भी ले रहा था, बट उतने अमाउंट में उसको प्रॉपर अमाउंट में लाइट नहीं मिल रही थी जिस तरीके से उसको सन से मिलती है। और फिर क्लोरोफिल भी था उसके पास, तो अब वो वहां पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने लगा और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो क्या रिलीज करने लगा, ऑक्सीजन रिलीज करने लगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो चूहा है वो बहुत ज्यादा दिन तक जी गया। वो किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर उसको क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। वो ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है उसको, इस मिंट के पौधे से मिल रहा है। तो कंक्लूजन ये निकल रहा है यहाँ पर कि जोसेफ प्रीस्टली ने क्या फाइंड आउट किया कि प्लांट वाज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, plants were responsible for the release of oxygen। तो ये किसने फाइंड आउट किया, जोसेफ प्रीस्टली ने फाइंड आउट किया, ठीक। फिर एक और एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं। फिर सेकेंडली कौन आए हमारे, जैन इंजिनहाउस। एक सेकेंड व्हाइट इंक ले लेती हूँ। फिर कौन आए हमारे, जैन इंजिनहाउस। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट कर डाल दिया, ठीक। अब यहाँ पर जब इन्होंने देखो, एक तो ये हमें पता चल गया, जोसेफ प्रीस्टली के एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो एक्सहेल करते हैं, ठीक। अब हमें ये नहीं पता था अभी तक कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है, ये अभी तक जो है इसकी डिस्कवरी नहीं हुई है। उसकी डिस्कवरी किसने की, जैन इंजिनहाउस ने। उन्होंने सनलाइट वाला एंगल जो है वो लेकर आए और उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया विद द सेम सेटअप। उन्होंने कौन सा सेटअप लगाया, जो जोसेफ प्रीस्टली ने सेटअप लगाया था, ठीक। और उन्होंने क्या बोला कि सनलाइट जो है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो भी एयर प्रेजेंट है उसको प्यूरिफाई कर देता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्यूरिफाई हियर, इसका मतलब क्या हुआ कि सनलाइट जो है वो एयर को प्यूरिफाई कर देता है, मतलब ऑक्सीजन के अमाउंट को बढ़ा देता है एटमॉस्फेयर में। उनके कहने का मतलब ये था। उन्होंने क्या कहा, सेम सेटअप से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और सनलाइट वाले एंगल को लेकर आए और उन्होंने कहा कि सनलाइट के प्रेजेंस में एटमॉस्फेयर का जो एयर है वो प्यूरिफाई हो जाता है। प्यूरिफाई करने का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन का एडिशन बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में। अब ऐसा क्यों हो रहा है डियर व्यूअर्स, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है सनलाइट के प्रेजेंस में। अब सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है तो डेफिनेटली लार्ज अमाउंट में क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा, है ना। लार्ज अमाउंट में क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा। और फिर यहीं पर क्या होगा, फोटोलिसिस होगा, है ना। क्या होगा, फोटोलिसिस होगा ना पानी का, तभी तो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। फोटोलिसिस हो रहा है पानी का तो वो किसमें डिसोसिएट हो रहे हैं, किसमें टूट जा रहे हैं, H पॉजिटिव में और ऑक्सीजन में। और इस वजह से सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोलिसिस हो रही है, एयर जो है वो प्यूरिफाई हो जा रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन का जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक। तो ये बात किसने कही, जैन इंजिन हाउस ने, ठीक। अब इसके बाद जो है, जो साइंटिस्ट आए वो कौन थे, वो थे जूलियस वॉन सैक्स, जूलियस वॉन सैक्स, ठीक।
ये कब आए? 1854 में आए महर्षि। अब इन्होंने क्या कहा? अब इन्होंने एविडेंस दिया फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। देखो अभी तक क्या था, अभी तक हमें सबसे पहले जोसेफ प्रिस्टल ने बताया कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन जो है वो प्लांट जो है वो रिलीज करते हैं। फिर ये आए और इन्होंने सनलाइट वाले एंगल को लेकर आए जेन इंजन हाउस, और उन्होंने बोला कि सनलाइट के प्रेजेंस में ही वाटर का फोटोलिसिस होता है और ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में। ठीक, अब कौन भाई साहब आए? अब आए जूलियस वॉन सेक्स आए, JULIUSVANSACHS, जूलियन वॉन सेक्स। ठीक, अब ये इन्होंने क्या बताया? इन्होंने एविडेंस दिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, है ना। अब अभी तक तो पता नहीं चला था कि प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और ग्लूकोज बना रहे हैं। ये किसने बताया? ये कौन से भाई साहब बताए? ये बताए जूलियस वॉन सेक्स ने बताया। ठीक, इनकी जो लेटर स्टडीज थी, इन्होंने काफी स्टडी की और इनकी लेटर स्टडीज से क्या पता चला कि प्लांट में एक ग्रीन सब्सटेंस होता है। अभी तक उसका नाम नहीं पता था ना, ठीक है, उनको सिर्फ ये पता चला कि प्लांट में एक ग्रीन सब्सटेंस होता है। ये ग्रीन सब्सटेंस क्या होता है डियर व्यूअर्स? क्लोरोफिल। ठीक, जो कि स्पेशल बॉडीज में लोकेटेड होता है। अब ये क्लोरोफिल कहाँ पर लोकेटेड होता है? क्लोरोप्लास्ट में। ये बात ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल कहाँ पर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक, तो ये कहाँ पर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में विद इन प्लांट सेल्स। और फिर उन्होंने क्या बोला कि ही फाउंड दैट ग्लूकोज इज मेड ऑन दिस ग्रीन पार्ट, और उन्होंने क्या पाया कि ग्लूकोज जो है वो उसी ग्रीन पार्ट में बनता है। ठीक, तो ये ग्लूकोज ग्रीन पार्ट में बनता है, ये किसने फाइंड आउट किया? 1854 में जूलियस वॉन सेक्स ने फाइंड आउट किया। ठीक, फिर क्या हुआ? फिर एक और साइंटिस्ट आए, फिर एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था T.W. एंजलमैन। T.W. एंजलमैन। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कब सबसे ज्यादा हाई होगी इस बात का उन्होंने पता लगाया। कैसे पता लगाया? जैसे कि आपको पता है कि जो सोलर लाइट, सोलर रेडिएशन जो होती है, जो सनलाइट निकलती है, उसमें 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं। तो कौन से कलर में फोटोसिंथेसिस की रेट सबसे ज्यादा होगी, ये उन्होंने पता लगाया। कैसे? उन्होंने क्या किया? एक प्रिज्म लिया। ठीक, उन्होंने क्या किया? एक प्रिज्म लिया और यहां से उन्होंने व्हाइट लाइट पास ऑन किया। ठीक, यहां से उन्होंने व्हाइट लाइट जो है उसको पास ऑन किया। तो जब व्हाइट लाइट पास ऑन हुई तो यहां से कितने 7 कलर्स निकलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब ये जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स में स्कैटर हो जाएगी। विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक, अब वो ये जो लाइट के प्रेजेंस में वो किसको लेकर आए? ग्रीन एल्गे के प्रेजेंस में लेकर आए। ठीक, ये क्या है? ग्रीन एल्गे है। ग्रीन एल्गे के प्रेजेंस में लेकर आए। अब ये ग्रीन एल्गे है तो ये भी कौन सा प्रोसेस कर रही होगी? डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रही होगी। ठीक, अब वो जो ग्रीन एल्गे उन्होंने यूज किया था वो क्या था? क्लैडोफोरा। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि जो ग्रीन एल्गे यूज हुआ था उसका नाम क्या था, कौन सी स्पीशीज थी वो? तो वो थी क्लैडोफोरा। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं। अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अब देखिए, अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है, ठीक, अगर सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है तो वाटर का क्या होगा? फोटोलिसिस होगा। फोटोलिसिस होने की वजह से ऑक्सीजन जो है वो क्या होगी? ज्यादा अमाउंट में रिलीज होगी। लेकिन जहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस का रेट बहुत हाई है वहां पर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन रिलीज होगी, है कि नहीं? है ना। जहां पर फोटोसिंथेसिस की रेट बहुत ज्यादा होगी
वहां पर ऑक्सीजन भी तो बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की रेट कब हाई होगी, जब उस पे सनलाइट पड़ेगी। बट सनलाइट में से, उन 7 लाइट में से कौन सी लाइट पड़ेगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा हाई होगी। बस इसी बात का पता लगाना चाह रहे थे TW एंजलमैन, ENGLEMAN। ठीक, तो अब उन्हें कैसे पता चला, उन्होंने क्या देखा कि जहां पर ब्लू लाइट पड़ रही है और जहां पर रेड लाइट पड़ रही है, वहां पर एरोबिक बैक्टीरिया की जो संख्या थी वो ज्यादा हो गई थी। नाउ एरोबिक बैक्टीरिया क्या होता है, हम जब रेस्पिरेशन वाला पार्ट डील कर रहे होंगे तो उसमें हम दो टाइप के रेस्पिरेशन सीखेंगे। एक तो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें रेस्पिरेशन प्रोसेस करने के लिए, रेस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक, तो जहां पर रेस्पिरेशन प्रोसेस, रेस्पायर करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़े या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रही होती है, ऐसे रेस्पिरेशन प्रोसेस को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक, तो अब उन्होंने क्या देखा कि जहां पर ब्लू लाइट जहां पर से जा रही थी, जैसे सपोज यहाँ पर ब्लू लाइट पड़ रही है और यहाँ पर इस पोर्शन पे रेड लाइट पड़ रही है, तो वहां पर एरोबिक बैक्टीरिया की जो संख्या थी वो काफी ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो ज्यादा है, तभी तो एरोबिक बैक्टीरिया को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत चाहिए, ऑक्सीजन की जरूरत है। तो वो किस जगह पर जाकर इकट्ठा हो जाएंगे, उसी पार्ट में ना जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा मिल रहा होगा उन लोग को। तो उन लोगों ने क्या, तब उन्हें पता चला कि फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है वो ब्लू लाइट में और रेड लाइट में सबसे ज्यादा होती है। तो TW एंजलमैन ने क्या देखा कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हायर इन ब्लू लाइट एज वेल एज इन रेड लाइट। आई होप यू पीपल आर क्लियर। और वो जो ग्रीन एल्गे उन्होंने लिया था उसका नाम क्या था, क्लाडोफोरा था। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे। ठीक, तो अब कौन आते हैं हमारे, अब आते हैं कॉर्नीलियस वैन नील। कॉर्नीलियस वैन नील। ठीक, एक्चुअली माउस से लिखते नहीं बनता है। कॉर्नीलियस वैन नील। अब इन्होंने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया, इन्होंने क्या प्रूव किया कि ये जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है वो क्या है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। उन्होंने क्या बोला कि ये जो फोटोसिंथेसिस हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, लाइट की वजह से हो रही है। क्योंकि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम वाटर, प्लांट्स को जो वाटर देते हैं वहीं से क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। जब उसकी क्या होती है, फोटोलिसिस होती है, तो उस पानी से क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है। तो फोटोलिसिस ही नहीं होगी तो ऑक्सीजन कहाँ से निकलेगा, ये किसका कहना था, कॉर्नीलियस वैन नील का। ठीक, अच्छा इन्होंने एक चीज और बताई कि अगर आप, अच्छा इससे और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि अदर देन लीव्स, कौन से पार्ट में, प्लांट के कौन से पार्ट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। तो अगर आपको एग्जाम में सपोज ये क्वेश्चन आया कि अदर देन लीव्स, प्लांट के कौन से पार्ट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। ठीक, और आपको सपोज XYZ जो भी ऑप्शन दे दिया और आपको नहीं पता है तो आप तो एग्जाम में इस क्वेश्चन को छोड़कर ही आ जाएंगे, है ना। तो अदर देन लीव्स कहां पर होता है, एक होता है आपको टाइनोस्पोरा में, TINOSPORA, टाइनोस्पोरा में और ट्रापा में। ये दोनों पार्ट्स जो हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपको किसी, ये क्या करते हैं, ये रूट्स जो हैं वो थोड़ा जमीन से ऊपर आकर सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहे होते हैं, टाइनोस्पोरा और ट्रापा। और कहां पर होता है, जो यंग हर्ब्स और श्रब्स होते हैं, है ना, जो यंग हर्ब्स और श्रब्स होते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनके जो स्टेम्स होते हैं वो काफी
वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो जब वो यंग होते हैं तो उस टाइम पे भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है उनके स्टेम में वो चल रही होती है। ठीक, तो आई होप आपको ये जो प्रोसेस जो एक्सपेरिमेंट्स है वो समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं आए हैं तो आप कमेंट सेक्शन पर डेफिनेटली कमेंट कर पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल में हम जो नोट्स हैं इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, चलिए अब ये डेफिनेशन है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है by which green plants prepare food is called photosynthesis. During this process, solar energy is converted into chemical energy and carbohydrates are formed. ये हमने already discuss कर लिया। Green leaves are the main site of photosynthesis, और green leaves में भी कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक, the green portion of the plant contains a pigment chloroplast, और इसी क्लोरोप्लास्ट में ही क्या बनता है? क्लोरोफिल। ठीक, the whole process of photosynthesis can be shown by the following equation. ये इक्वेशन भी हमने ऑलरेडी डील कर लिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और फिर ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है और वाटर बनता है। ठीक, अब रॉ मटेरियल्स क्या क्या जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए? एक होता है सनलाइट, फिर होता है क्लोरोफिल, सनलाइट एब्सॉर्ब बाय क्लोरोप्लास्ट। ठीक, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहाँ से एंटर करता है? इट एंटर्स थ्रू स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा ऑन द लीफ। मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान होता है वो कहाँ से होता है? स्टोमेटा ऑफ द लीफ से ही होती है। ठीक, फिर वाटर, water plus dissolved minerals like nitrogen, phosphorus, etc. are taken up by the roots from the soil. ठीक, चलिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे इस लेक्चर का, उसे ध्यान से सुनिएगा। अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो एक्चुअल में उसका मैकेनिज्म क्या है वो हम देखेंगे। चलिए, क्या होता है? सन है, ठीक, अब इस सनलाइट को हमें क्या करना है? सनलाइट के हमने क्या किया? ट्रैप किया। अब इस सनलाइट जो है वो ट्रैप होके उसका क्या हो गया? पानी का फोटोलिसिस हुआ। सनलाइट को हमने क्या किया? सनलाइट को हमने ट्रैप किया, और ट्रैप होने के बाद वो जो फोटोलिसिस है वो हुई, ठीक है, वाटर की। अब जब वाटर की फोटोलिसिस हुई तो वो किस पार्ट में ब्रेक डाउन हो गया? H प्लस के फॉर्म में और ऑक्सीजन के फॉर्म में, यानी कि सीधे सीधे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये जो फोटोलिसिस हुई किसकी? वाटर की, तो वो एक टाइप की एनर्जी में ब्रेक डाउन हो गई। किस H पॉजिटिव के फॉर्म में और ऑक्सीजन के फॉर्म में, वो क्या हो गया? उसका ब्रेक डाउन हो गया। ठीक, अब ये जो एनर्जी यहाँ पर हमें मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव और ऑक्सीजन, तो उसका हमने यूज किया, और इस एनर्जी का यूज करके हमारे पास क्या हुआ? एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। मतलब कि हमने क्या किया कि कार्बन के हमने कंपाउंड बनाया, और ये जो कार्बन के बीच ये जो बॉन्ड बन रही है, ठीक, ये जो कार्बन के बीच ये 6 कार्बन एटम का हमें क्या मिला? एक कंपाउंड मिला। इसी एनर्जी को यूज करके हमें क्या मिला? एक कार्बनिक कंपाउंड मिला, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला, जिसको देखिए इसी एनर्जी को हमने यूज करके क्या बनाया? कार्बनिक कंपाउंड बनाया। और जब हमने इसका बीच का बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ वो क्या था? ग्लूकोज था। दैट इज योर व्हाट? C6H12O6। ठीक, और जब ये n नंबर में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो लाइट एनर्जी थी, ठीक, ये जो लाइट एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? डायरेक्टली देखिए यहाँ पर ये जो सन है, हमने सन की एनर्जी को ट्रैप किया। इस एनर्जी को ट्रैप करने की वजह से वाटर का फोटोलिसिस हुआ, और फिर वो एक एनर्जी में ब्रेक डाउन हो गया, और इसी एनर्जी के ब्रेक डाउन से क्या हुआ? हमने 6 कार्बन का कंपाउंड बनाया, और इस 6 कार्बन के कंपाउंड से क्या हुआ? देखिए इस 6 कार्बन के कंपाउंड से क्या हुआ? ये हमने कार्बनिक कंपाउंड बनाया। दैट इज योर व्हाट? ग्लूकोज, यानी कि वो एक तरीके का क्या है? एक तरीके का ये क्या है? केमिकल है। यानी कि किस में कन्वर्ट हो गया? वो लाइट एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई? केमिकल एनर्जी में। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब ये जो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इस सनलाइट को हमने जो ट्रैप किया
वो किसकी वजह से ट्रैप किया? क्या हमारे पास ये शक्ति होती है कि हम सनलाइट को ट्रैप करके अपने से अपने लिए खाना बना ले? नहीं, ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ किसके पास होती है डियर व्यूअर्स? ये होती है सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के पास। इसीलिए बार-बार कहा जाता है कि प्लांट्स की कटाई नहीं करनी चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ये जो जादू होता है, एक तरीके का जादू ही है ये सिर्फ और सिर्फ किसके पास होता है? ये सिर्फ और सिर्फ ट्रीज और प्लांट्स के पास होता है। तो अब ये जो ट्रैप हो रहा है सनलाइट, वो किस में हो रहा है? वो पिगमेंट्स में हो रहा है। ये जो काम हो रहा है वो किस में हो रहा है? पिगमेंट्स में हो रहा है, और इसी पिगमेंट्स को हम क्या कहते हैं? ग्राना। ये जो पिगमेंट्स हैं, ये जो सनलाइट जो है वो ट्रैप हो रही है, और ट्रैप होने के बाद वो फोटोलिसिस हो रहा है पानी का, वो किस में हो रहा है? पिगमेंट्स में हो रहा है, और वो पिगमेंट्स क्या है? ग्राना है, ग्राना थाइलाकॉइड। हम आगे देखेंगे कि हम पूरा एक स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पर होता है। ठीक, तो ये कहाँ पर हो रहा है? ग्राना थाइलाकॉइड में हो रहा है। ठीक, और इसी रिएक्शन को जहां पर लाइट एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जा रही है? केमिकल एनर्जी में, बाय द हेल्प ऑफ पिगमेंट्स, और उस पिगमेंट्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेना। तो उसे ही हम क्या कह रहे हैं? लाइट रिएक्शन कह रहे हैं, या फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट होता है, और जब लाइट की वजह से वो लाइट एनर्जी जो है किस में कन्वर्ट हो जा रही है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है, तो उसे ही हम क्या कह रहे हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन या लाइट रिएक्शन। ठीक, अब क्या हो रहा है कि ये जो लाइट रिएक्शन हो रही है वो किसके प्रेजेंस में हो रही है? कौन कर रहा है? वो उसको ये पिगमेंट्स कर रहे हैं, ये ग्राना कर रहे हैं। पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये जो ग्राना में ये जो रिएक्शन हो रही है, जो फोटोलिसिस हो रही है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होके वो उसको एक केमिकल के रूप में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं? तो क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स से ये सारी चीजें पॉसिबल है? क्या सिर्फ और सिर्फ ये ग्रेना के थ्रू ही वो क्या बोलते हैं केमिकल में कन्वर्ट हो जा रहा है? नहीं, अब यहाँ पर एक और सब्सटेंस का इन्वॉल्वमेंट होगा, और वो है एंजाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इस केमिकल के फॉर्मेशन में ग्राना के साथ साथ एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? एक तरीके के बायोकेमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन की रेट को काफी फास्ट कर देते हैं। अब ये जो एंजाइम्स यहाँ पर काम कर रहे हैं इस केमिकल के फॉर्मेशन में, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एंजाइम के साथ साथ हमें कुछ टाइम की भी जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि एंजाइम्स आए तो जो ये केमिकल का फॉर्मेशन हुआ है, स्टार्च का जो फॉर्मेशन हुआ है, विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स हो गए ना, टाइम भी उतना ही लगता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो ग्राना है वो क्या कर रहे हैं? फोटोलिसिस कर रहे हैं, फिर एक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इस एनर्जी को हमने यूज किया क्या? इस केमिकल के फॉर्मेशन के लिए। ये सब किसके प्रेजेंस में हो रहा है? लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो अब ये जो यहाँ पर ये जो एंजाइम्स का यूज करके और थोड़ा टाइम लेकर जो यहाँ पर रिएक्शन हो रही है उसको हमने क्या बोल दिया? एंजाइमेटिक रिएक्शन, एंजाइमेटिक रिएक्शन। यहाँ पर जब वो लाइट को यूज करके जब वो इस केमिकल का फॉर्मेशन कर रहा था तो हमने उसे क्या कहा? फोटोकेमिकल रिएक्शन। और ये फोटोकेमिकल रिएक्शन कौन से पिगमेंट्स में हो रही थी? ग्राना में हो रही थी, ग्राना थाइलाकॉइड में हो रही थी। अब यहाँ पर ये जो एंजाइम्स जो रिएक्शन कर रहे हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन जहां पर हो रही है वो कहां पर हो रही है? उसके लिए हमने एक अलग पिगमेंट उसको प्रोवाइड कर दिया और कहा कि फोटोकेमिकल रिएक्शन तो भाई ग्राना में हो रही है। ठीक, अब जहां पर एंजाइमेटिक रिएक्शन होगा तो उसके लिए प्लांट ने उसको एक दूसरी जगह दे दी, और उस जगह को क्या बोल दिया उसने? स्ट्रोमा बोल दिया। ये क्या हो गया? ये दूसरा पिगमेंट हो गया जहां पर एंजाइमेटिक रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है। ठीक, अब क्या हो रहा है कि एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रही है। अब यहाँ पर क्या हो गया? एनर्जी का फॉर्मेशन हो गया। अब जब ये फोटोलिसिस हुआ, एनर्जी बनी, तो यहाँ पर एनर्जी किस फॉर्म में बनी? एटीपी के फॉर्म में और NADPH के फॉर्म में। ये जो एनर्जी बन रही थी, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, केमिकल एनर्जी बनी, तो यहाँ पर एनर्जी किस फॉर्म में बन रही थी? एटीपी के फॉर्म में और NADPH के फॉर्म में। अगर मैं एटीपी के फुल फॉर्म की बात करूं तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन
ट्राइफॉस्फेट। वही NADPH का फुल फॉर्म क्या होता है? निकोटिनामाइड एडिनोसाइन फॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडिनोसाइन फॉस्फेट। तो अब यहाँ पर ये जो एनर्जी है इसका मतलब क्या हुआ कि अब प्लांट रेडी हो चुका है इस तरह अपना स्टार्च बनाने के लिए, अपना फूड बनाने के लिए प्लांट जो है वो रेडी हो चुका है। अब जब ये एनर्जी का फॉर्मेशन हो चुका है तो अब चाहे लाइट हो या ना हो, प्लांट को इससे मतलब नहीं है। मतलब क्या, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जैसे ही इस एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ तो चाहे लाइट हो या ना हो, प्लांट को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो दिन हो, रात हो, बरसात हो, दोपहर हो, अब उसको फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रही है, मैं कह सकती हूँ कि ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसको लाइट की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये जो एनर्जी स्टोर हुई है इन द फॉर्म ऑफ ATP और NADPH, वो हेल्प कर रहे हैं इस एंजाइमेटिक रिएक्शन को होने में। वो क्या कर रहे हैं? वो हेल्प कर रहे हैं इस एंजाइमेटिक रिएक्शन को होने में। और एक बार जब ATP और NADPH का फॉर्मेशन हो जाता है तो प्लांट को फर्क नहीं पड़ता कि उसे सनलाइट मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक, तो अब ये जो NADPH और ATP का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पर ये जो एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहा है वो कंप्लीटली लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है और उसको ही हम क्या कहेंगे? डार्क रिएक्शन। तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। एक तरफ जहां पर पिगमेंट्स, ग्राना पिगमेंट्स का इस्तेमाल होके लाइट रिएक्शन हो रही है, मतलब लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, उसे ही हम क्या कहते हैं? लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन। और जहां पर स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहे हैं, कौन सी एनर्जी को यूज करके? ATP और NADPH एनर्जी को यूज करके, उसे ही हम क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन। तो आई होप आप लोगों को लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जो है वो कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, हाउ डू रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस बिकम अवेलेबल टू द प्लांट? रॉ मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ये सारे जो है प्लांट को किस तरीके से अवेलेबल होती है? तो वाटर जो है वो सॉइल से मिलता है प्लांट को थ्रू द जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स का पूरे प्लांट में थ्रू रूट्स से वो जो है प्लांट स्टेम्स की तरफ सप्लाई करता है। कौन करता है? जाइलम टिश्यू। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स के अंदर एंटर करता है थ्रू स्टोमाटा। ठीक, अब हम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर होता है? वो लीफ में होता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल, दैट इज व्हाट? ग्रीन पिगमेंट। मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, फिर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, प्लस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये सारी बातों को जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो आप इसको जो है आप रीड कर लीजिएगा पॉज करके। बाकी ये सारी बातें, ये सारे प्रोसेस जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फिर लाइट रिएक्शन जो स्टेप्स इन्वॉल्व है, ये भी सारी बातों को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये सारे जो है आपको नोट्स में भी मिल चुके हैं। ठीक, ये देखिए, ये पूरी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। अच्छा, अब जो हम देख रहे थे, मैंने आपको बताया था ग्राना या ग्रैनम दोनों ही सेम है, कंफ्यूज मत होइएगा। ग्रैनम थाइलाकॉइड, तो ये आपका किसका स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है हमारा क्लोरोप्लास्ट का। ठीक, अब ये फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये आपको दिख रहा है, ये एक पार्ट को हम क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड। ये क्या है? ये जो सिर्फ एक जो आपको दिख रहा है, दिस इज योर थाइलाकॉइड, जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब जब यहाँ पर सारे कॉइन्स, ये जो हम कंप्लीटली इसको बात करते हैं, तो दैट इज योर व्हाट? ग्रैनम या ग्राना। अगर हम ये ग्रैनम इज व्हाट? सिंगुलर। ये जो ये पूरा है ये ग्रैनम है, और अगर हम इस पूरे को कंसिडर करेंगे तो दैट इज योर ग्राना। ठीक, स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स इज योर ग्रैनम। तो यहीं पर हमारा क्या होता है? लाइट रिएक्शन टेक प्लेस होती है।
ठीक, सबसे पहले जो ट्रैप करता है सनलाइट को, वो कौन करता है? ग्रैनम करता है। ठीक, और ये आपको जो स्ट्रोमा दिख रहा है, यहाँ पर एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है। यहाँ स्ट्रोमा में ही क्या होता है? एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, यानी कि डार्क रिएक्शन टेक प्लेस करती है। बाकी आउटर मेम्ब्रेन जो बाहर वाला है वो आउटर मेम्ब्रेन, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो बीच वाला पार्ट होता है, फिर ये इनर मेम्ब्रेन। ठीक, ल्यूमेन इनसाइड ऑफ थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड के अंदर को हम ल्यूमेन बोलते हैं। बाकी ये जो एक दूसरे को इससे ये जो जोड़ रहा है, कनेक्शन बना रहा है, दैट इज योर लैमेला। ठीक, तो ये था स्ट्रक्चर किसका? क्लोरोप्लास्ट का। चलिए, डार्क रिएक्शन भी, ये सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। अच्छा, डार्क रिएक्शन जो है वो 3 साइंटिस्ट के द्वारा जो है डिस्कवर की गई थी, कैल्विन, बेंसन एंड बेसहम। तो इस वजह से हम इसको कैल्विन बेंसन बेसहम साइकिल भी कहते हैं, या कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। ठीक, तो ये थोड़ा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लीजिएगा। बाकी नोट्स में ये सारी चीजें जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। अब स्टोमेटा की बात करते हैं। तो स्टोमेटा क्या होता है? ये बहुत ही टाइनी पोर्स होते हैं जो कि लीफ में प्रेजेंट होते हैं, जहां से क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस करता है। जहां से क्या टेक प्लेस करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्लांट में एंटर कर रहा है फॉर परफॉर्मिंग द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, तो वो किसकी मदद से, किसकी वजह से होगा? स्टोमेटा की वजह से होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर जा रही है तो वो भी किसकी वजह से होगा? स्टोमेटा। टाइनी टाइनी पोर्स, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो वही क्या कहलाता है? आपका स्टोमेटा कहलाता है। अब स्टोमेटा का फंक्शन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होता है कि प्लांट को जितनी अमाउंट में वाटर की जरूरत होती है वो उतना वाटर जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, और जितने पानी की उसको जरूरत नहीं होती है वो उसको बाहर निकाल देता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। देखिए, ये एक जैसे अगर यहाँ पर एक छोटा सा कोई पोर है या छोटा सा कोई छिद्र है, तो उसको जूम किया तो वो कुछ इस तरीके से नजर आता है। स्टोमेटा जो है वो कुछ इस तरीके से नजर आता है। ठीक, ये देखिए, अगर हमने इसको और जूम किया तो ये हमारा गार्ड सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये क्लोरोप्लास्ट है जहां पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक प्लेस करता है। दिस इज स्टोमेटल पोर जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस करते हैं, और ये सब्सिडायरी सेल है। ठीक, अब बात करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स। क्या होता है कि स्टोमेटल पोर्स जो है वो खुलते हैं और बंद होते हैं। इनको कंट्रोल कौन करता है? टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स। यहाँ पर ये जो बाहर के जो गार्ड सेल्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। अब कैसे होता है कि ड्यूरिंग द डे टाइम में क्या होता है कि गार्ड सेल्स जो हैं, मतलब बाहर के ये जो सेल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये गार्ड सेल्स है। ठीक, ये क्या करते हैं? फुल जाते हैं, स्वेलो हो जाते हैं, फुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाटर एब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसको ऐसे समझिए कि अगर सपोज आपने किशमिश को पानी में भिगो दिया, और फिर जब आप कुछ घंटे बाद देखेंगे तो वो जो है वो फुल जाते हैं, है ना, सूज जाते हैं। वो किस वजह से? क्योंकि उनके जो सेल्स हैं उनमें पानी भर गया है ना, वो वाटर को क्या कर लेते हैं? एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो ठीक वैसे ही ये जो स्टोमेटा होता है, उसके जो गार्ड सेल्स होते हैं, डे टाइम, दिन के दौरान वो क्या करते हैं? वाटर को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एंडोस्मोसिस। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एंडोस्मोसिस। ठीक, तो डे टाइम में आप देखेंगे वो क्या होता है, जब ये गार्ड सेल स्वेलो होके वाटर को एब्सॉर्ब कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोस्मोसिस, तो वो जो स्टोमेटा है वो खुल जाता है, ओपन हो जाता है। ठीक, और इसी को हम क्या कहते हैं? ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक, फिर शाम के टाइम क्या होता है? ड्यूरिंग नाइट टाइम ये जो गार्ड सेल्स हैं वो पानी जो है वो रिलीज कर देते हैं, वाटर जो है वो लूज कर देते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस। ठीक, तो और इस वजह से क्या होता है कि ये जो गार्ड सेल्स स्वेलो होने की वजह से, पानी भरने की वजह से जो सूज गए थे, अब पानी लॉस होने की वजह से वो क्या हो गए? सिकुड़ गए, श्रिंक हो गए। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? स्टोमा, क्लोज्ड स्टोमेटा। ठीक, तो इसी को हम क्या कहेंगे? स्टोमेटल क्लोजिंग। तो आज का हम अपना लेक्चर जो है वो यहीं वाइंड अप करते हैं।
आई होप आपको सारी बातें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। और प्लीज जो लेक्चर है आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ बेसिक्स बातों को ही डिस्कस नहीं किया है, हम 11th-12th लेवल को भी जो है वो टच कर आए हैं। और डेफिनेटली अगर आप मेरे लेक्चर्स देखते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में आप किसी भी क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका जो सारा कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब इस टॉपिक से रिलेटेड आज हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं उन सभी टॉपिक से रिलेटेड हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में 40 to 50 एमसीक्यूज जो हैं वो सॉल्व कर लेंगे, तो इससे आपका जो कंसेप्ट है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो डियर व्यूअर्स, प्लीज मेरे लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और प्लीज अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच डियर व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।